स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग स्प्रिंट लेवल ऑफ रेशियो एंड प्रोपोर्शंस, यानी कि अरुण शर्मा का लेवल ऑफ डिफिकल्टी 1 के साथ में शुरुआत कर रहे हैं आज। क्वेश्चन नंबर 1 के साथ में आगे बढ़ेंगे। डिवाइड ₹18670 into 3 parts in such a way that half of the first part, 1/3 of the second part and 1/6 of the third part are equal। क्या क्या चीजें हो रही हैं यहाँ पे? 3 पार्ट्स आपने कहे, पहला पार्ट ले लिया ए, दूसरा पार्ट ले लिया बी, तीसरा पार्ट ले लिया सी, और साथ में कह रहे कि हाफ ऑफ द फर्स्ट पार्ट यानी कि a/3 is equal to 1/3 of the second part यानी कि b/3 is equal to 1/6 of the third part यानी कि c/6। let this entire thing be equal to। हमने वार्म अप लेवल के ऊपर देखा था कि जब इस तरह की स्थिति बनेगी तो आपको क्या करना है, जस्ट अ सेक। तो हम लोगों ने वार्म अप लेवल के ऊपर देखा था कि जब इस तरह से आपके पास में वैल्यूज एक दूसरे के बराबर बन रही होंगी, मल्टीपल वैल्यूज एक दूसरे के बराबर बन रही होंगी, तो आप उसको लेके किसी कॉमन वैल्यू के बराबर कर दोगे, लेट्स से के। तो यहाँ पे इस कंडीशन के अंदर ए की वैल्यू बन के आ जाती है 3 के, बी की वैल्यू बन के आ जाती है 3 के, और सी की वैल्यू बन के आ जाती है 6 के। शर्त हमारे पास में क्या रखी गई है, तीनों का सम इज इक्वल टू 1870 यानी कि a प्लस बी प्लस सी, दिस एंटायर थिंग इज गिवन टू बी इक्वल टू 1870। a की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करी k की टर्म्स में, दैट इज 3 के, b की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करी अगेन 3 के, नहीं 3 पार्ट सच दैट हाफ ऑफ द फर्स्ट पार्ट, ये a/2 था, ये a/2 था, तो a इज इक्वल टू 2 के, यानी कि ये वैल्यूज बन के आएंगी यहाँ पे 2 के प्लस 3 के प्लस 6 के। दिस एंटायर थिंग इज गिवन टू बी इक्वल टू 1870। टोटल मिला के वैल्यू हो जाती है 11 के इज इक्वल टू 1870, विच मीन्स के की वैल्यू बन के आ जाएगी 170। ये के की वैल्यू बन के आ गई है। अब अपने से पूछ क्या रहा है यहाँ पे, तीनों की इंडिविजुअल वैल्यूज आपको बतानी है, यानी कि a की इंडिविजुअल वैल्यू विल बी इक्वल टू 2 into k, दैट इज 2 into 170 विच इज इक्वल टू 340। इसी तरह से b की वैल्यू बन के आ जाती है 3 into 170 यानी कि 510, और तीसरी वैल्यू बन के आ जाती है c इज इक्वल टू 6 into 170 विच विल बी इक्वल टू 1020। तीनों वैल्यू बन के आ जाती हैं। ये अपने को ऑप्शन के अंदर दे नहीं रखा है, therefore we will mark option number D as the answer to this question। कोई डाउट हो तो बोलिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर मूव करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2, डिवाइड ₹500 among A, B, C and D so that A and B together get thrice as much as C and D together। B gets 4 times of what C gets and C gets 1.5 times as much as D। Now value of what B gets is what? बनाइए, सॉल्व करिए क्वेश्चन। देखिए, डिवाइड ₹500 among A, B, C, D so that A and B gets, A plus B together get thrice as much as C and D together get C plus D। अगली बात अपने से बोली जा रही है, B gets 4 times of what C gets, B is equal to 4 times of C। B gets 4 times of what C gets and C gets 1.5 times of what D gets। Now the value of what B gets is equal to what? ये आपके पास में वैल्यूज दे रखी है। नाउ सबसे बड़ी एक और इक्वेशन जो ध्यान में रखनी है, वो सही कई लोग मिस कर जाते हैं, वो ये कि a प्लस बी प्लस सी प्लस डी की वैल्यू भी तो 500 के बराबर अपने को दे रखी है। नाउ उस कंडीशन के अंदर क्या हो जाएगा, a प्लस बी, ये अपने को दे रखा था 3 इंटू सी प्लस डी के बराबर दे रखा था। पहली चीज ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं यहाँ पे, तो ये बन जाता है 3c प्लस 3d प्लस c प्लस d इज इक्वल टू 500, which means this is equal to 4c plus 4d। this entire thing is equal to 500, which means c plus d की वैल्यू आपको दे रखी है 500 divided by 4 यानी कि 4 12s are 48 and 4 5s are 20। तो c plus d is equal to 125। सबसे पहली कंडीशन ये बन के आ जाती है। अगली बात अपने को बोली हुई है यहाँ पे क्या, ये देखिए b की वैल्यू c की टर्म्स के अंदर दे रखी है और c की वैल्यू d की टर्म्स के अंदर दे रखी है। तो c की वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देते हैं d की टर्म्स वाली, which will make it equal to what? 2.5 of d। c की वैल्यू रखी 1.5 d और 1.5 of d plus d will be equal to 2.5 of d। this entire thing is equal to 125। तो d की वैल्यू बन के आ जाती है 125 divided by 25, डेसिमल हटा के 10 ऊपर लेके गए, 25 5 which will make it equal to 50।
ये डी की वैल्यू बन के आ गई। अपने से पूछा जा रहा है यहाँ पे बी की वैल्यू। बी की वैल्यू सबसे पहले सी की वैल्यू निकाल लोगे, तो सी की वैल्यू विल बी इक्वल टू 1.5 इंटू 50, दैट इज इक्वल टू 75। और फिर उसके बाद में सी की इस वैल्यू को बी के ऊपर सब्सटीट्यूट कर दोगे, तो बी इज इक्वल टू 4 इंटू 75 विच विल बी इक्वल टू 300। तो बी की वैल्यू बन के आ जाती है ऑप्शन नंबर ए, दैट इज 300 विल बी मार्क्ड एज द आंसर टू दिस क्वेश्चन। कोई डाउट हो तो बोलिए इसके अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर मूव करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3, a अपॉन b प्लस सी इज इक्वल टू b अपॉन सी प्लस a इज इक्वल टू c अपॉन a प्लस b। ये वैल्यूज अपने को दे रखी हैं। देन ईच फ्रैक्शन इज इक्वल टू। अब ऐसे क्वेश्चंस को क्या करोगे, इसको सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करोगे, यानी कि अपनी तरफ से वैल्यूज को एज्यूम करोगे जो कि इन कंडीशंस को सेटिस्फाई करती हो। अब यहाँ पे कहीं पे भी ऐसा नहीं कह रखा है कि ए बी और सी एक दूसरे के बराबर नहीं हो सकते। हमारा मेन मुद्दा है कि कंडीशन पूरी होनी चाहिए ये। तो इसके लिए आपने क्या करा, ए बी और सी की अपनी मर्जी से कोई सी भी सेम वैल्यूज ले लो। ए इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी, और तीनों की वैल्यूज हमने ले ली लेट से 3 के बराबर। अपनी मर्जी से कोई सी भी वैल्यू आप ले सकते हो यहाँ पे। नाउ जब ये वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करते हो तो देखो ये वाली कंडीशन पूरी हो रही है क्या। सबसे पहले आपने ए रखा, तो दिस इज इक्वल टू 3 अपॉन बी प्लस सी, दैट विल बी इक्वल टू 6। This again will be equal to b की value 3 upon c plus a will be equal to 6. This again will be equal to c, that is 3 upon a plus b, that is again equal to 6, which means ये सारी की सारी वैल्यू किसके बराबर बन के आ रही है, 1/2 के बराबर बन के आ रही है। तो 1/2 अपने को ऑप्शन में दे रखा है क्या, बिल्कुल दे रखा है। क्या ये सी के बराबर है, बिल्कुल भी नहीं है। क्या ये डी के बराबर है, बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन आपको एक बार एक से चेक करना पड़ेगा, क्योंकि ये अलजेब्रिक फॉर्मेट के अंदर दे रखा है। तो जस्ट टू क्रॉस चेक हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि a प्लस बी प्लस सी का स्क्वायर विल बी इक्वल टू 3 3 9, 9 का स्क्वायर विल बी 81। तो अगेन ये 81 के बराबर भी नहीं आ रही, विच मींस ऑप्शन नंबर बी विल बी मार्क्ड एज द आंसर टू दिस क्वेश्चन। इस तरीके के ज्यादातर क्वेश्चन जो होंगे इस तरह की वैल्यू को अज्यूम करके सॉल्व हो जाते हैं। अपन आगे भी इस तरह के क्वेश्चन को देखेंगे जहां पे आप इसी तरीके से वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करके क्वेश्चन को सॉल्व करोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, इफ 6x स्क्वायर plus 6y square is equal to 13xy, what is the ratio of 6 to y? क्या करा जाएगा इस क्वेश्चन के अंदर। ये फॉर्मेट तुम्हें कई बार आगे भी देखने के लिए मिलेगा डिफिकल्ट लेवल वाले क्वेश्चन के अंदर। 6x स्क्वायर प्लस 6y स्क्वायर इज इक्वल टू 13xy। क्या करा जाए ऐसे क्वेश्चन के अंदर, दोनों साइड के ऊपर xy से डिवाइड कर दोगे, दोनों साइड के ऊपर xy से डिवाइड। तो दिस इज इक्वल टू, देखिए क्या बन जाता है, x से एक x कैंसिल आउट हो जाएगा, y से एक y कैंसिल आउट हो जाएगा, xy से xy कैंसिल आउट हो जाएगा। तो अभी इक्वेशन क्या बन गई है, 6 अपॉन वाई प्लस दिस विल बी इक्वल टू 6 अपॉन वाई, एक हो गया 6 अपॉन 6 इंटू एक्स वाई, 6 इंटू एक्स बाय वाई, एक कंडीशन हो गई। दूसरी कंडीशन बन के आ गई 6 इंटू वाई होल अपॉन एक्स, एंड दिस एंटायर थिंग इज इक्वल टू 13। नेक्स्ट दिस इज इक्वल टू 6 अपॉन x by y प्लस 6 अपॉन अगेन x by y। ठीक है, नहीं 6 अपॉन x by y नहीं, यहां पे तो 6 इंटू एक्स बाय वाई था, 6 इंटू एक्स बाय वाई था, एंड दिस एंटायर थिंग इज इक्वल टू 13। अभी क्या करोगे यहाँ पे, लेट से ऐसी कंडीशन कभी भी बने तो आपने क्या करा, x बाय वाई की वैल्यू को किसी भी एक वेरिएबल के बराबर अज्यूम कर लिया। लेट से यहाँ पे m ले लिए थे, सो दिस विल बी इक्वल टू व्हाट, 6 इंटू m plus 6 upon m, this entire thing is given to be equal to 13, right? Solve करेंगे इसको, this is equal to 6m square plus 6 is equal to 13m। समझे बात को, ये क्या बन गई कंडीशन, ये कंडीशन बन गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, स्टैंडर्ड फॉर्म के अंदर आ गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन, 6m स्क्वायर माइनस 13m प्लस 6 इज इक्वल टू 0। मिडिल टर्म को स्प्लिट करेंगे, 6m स्क्वायर माइनस 9m माइनस 4m प्लस 6 इज इक्वल टू 0। यहां से 3m को कॉमन निकाल लिया, दिस इज इक्वल टू 2m माइनस 3 माइनस 2 को कॉमन निकाल लिया, दिस अगेन विल बी इक्वल टू 2m माइनस 3, दिस एंटायर थिंग इज इक्वल टू 0। ये बन जाता है कितना, 3m माइनस 2 इंटू 2m minus 3, this entire thing is equal to 0, therefore m will either be equal to 2 by 3 or m will either be equal to 3 by 2।
समझे क्या बात को? या तो 2/3 या 3/2। अपने को यहाँ पे दे रखी है ऑप्शन नंबर बी के अंदर 3/2 वैल्यू दे रखी है, तो ऑप्शन नंबर बी विल बी मार्क्ड एज द आंसर। ये स्टैंडर्ड फॉर्म है बच्चों। इस तरीके से आपके पास में जब भी बन के आएगा तो आप दो वेरिएबल को एक वेरिएबल के अंदर कन्वर्ट कर सकते हो, अदरवाइज इस क्वेश्चन को आप सॉल्व नहीं कर पाओगे। कोई डाउट हो तो बोलिए इस क्वेश्चन के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर मूव करेंगे। क्वेश्चन बोलता है आपको इफ a इज टू b इज इक्वल टू c इज टू d देन द वैल्यू ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर अपॉन c स्क्वायर प्लस d स्क्वायर विल बी इक्वल टू व्हाट। ऐसी कंडीशन में क्या करोगे? अगेन अपनी तरफ से वैल्यूज को अज्यूम करेंगे जो कि इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा होगा। सो लेट्स से अपन ले लेते हैं a की वैल्यू को 1, b की वैल्यू को ले लेते हैं 2, इसी तरीके से c की वैल्यू को ले लेते हैं 3 और d की वैल्यू को ले लेते हैं 6। विच मीन्स क्या कंडीशन बन के आ गई? a अपॉन b की वैल्यू थी 1/2 और c अपॉन d की वैल्यू भी थी 3/6 दैट इज इक्वल टू 1/2, विच मीन्स कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। अब देखिए यहाँ पे इस एक्सप्रेशन के अंदर वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करेंगे। a स्क्वायर की वैल्यू बन के आ जाती है 1 का स्क्वायर, b स्क्वायर की वैल्यू बन के आ जाएगी 2 का स्क्वायर, होल डिवाइडेड बाय c स्क्वायर की वैल्यू बन के आ जाएगी 3 का स्क्वायर और d स्क्वायर की वैल्यू बन के आ जाती है 6 का स्क्वायर, विच मीन्स दिस इज इक्वल टू 1 + 4 अपॉन दिस इज इक्वल टू 9 + 36। This entire thing will be equal to 5 upon 45 which is equal to 1 upon 9। तो ये इस एक्सप्रेशन की वैल्यू है कितनी? 1 upon 9। अब आपका काम क्या है कि आप ये ए बी सी डी की वैल्यूज को इन ऑप्शंस के अंदर रखे और चेक करोगे कि कहां पे वैल्यू सेटिस्फाई कर रही है, कहां पे इस एक्सप्रेशन की वैल्यू 1/9 बन के आ रही है। ऑप्शन नंबर ए ऑब्वियसली आपका आंसर नहीं हो सकता। ऑप्शन नंबर बी को अगर अपन चेक करते हैं तो दिस विल बी इक्वल टू 1 प्लस b की वैल्यू 2 होल डिवाइडेड बाय c की वैल्यू दैट इज इक्वल टू 3, d की वैल्यू इज इक्वल टू 6। दिस विल बी इक्वल टू 3 अपॉन 9 विच इज इक्वल टू 1 अपॉन 3, विच मींस ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर नहीं है, क्योंकि हमारा आंसर आना चाहिए था 1/9 इसको सॉल्व करके। नेक्स्ट a माइनस बी की वैल्यू विल बी इक्वल टू 1 - 2 whole upon c minus d, c minus d is 3 - 6 that is equal to minus का 1 upon minus का 3 that is equal to 1 upon 3। again option number c is not the answer to this question। ऑप्शन नंबर डी को चेक करेंगे। ऑप्शन नंबर डी के अंदर बन के आता है 1 × 2 होल अपॉन c × d की वैल्यू बन के आ जाएगी 3 × 6 which means this is equal to 2 3s are 6, this will be equal to 1 upon 9। 1 upon 9 इसकी वैल्यू हो जाती है। ऑप्शन नंबर डी विल बी मार्क्ड एज द आंसर टू दिस क्वेश्चन। ठीक है, इतनी सी कंडीशन को सेटिस्फाई करवाना है खाली। आप यहाँ पे ए बी सी डी की वैल्यू को रख के चेक कर लोगे कि कहां पे ऑप्शन, कौन सा ऑप्शन उसके बराबर बन के आता है। कोई डाउट हो तो बोलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। A crew can row a certain course up the stream in 84 minutes. They can row the same course down the stream in 9 minutes, less than they can row it in still water. How long would they take to row down with the stream? ये बहुत ही मशहूर क्वेश्चन है। ठीक है, और किसी बुक के अंदर मैंने देखा नहीं, लेकिन मैंने और किसी बुक से मतलब कि मैंने इस क्वेश्चन को देखा कि ना कई अलग अलग जगह पे अलग अलग फॉर्मेट के अंदर बना के दिया हुआ क्वेश्चन है, और अलग अलग लोगों ने इसको बहुत दिमाग लगाने की कोशिश करी है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की, क्योंकि ये सीधे तौर पे सॉल्व नहीं होता। बट एक बार आप ट्राई करिए और देख के बताइए क्या आपके दिमाग के अंदर आ रहा है इसको सॉल्व करने के लिए। अब इस क्वेश्चन की प्रॉब्लम क्या है कि अगर आप इसको कन्वेंशनल तरीके से इसकी इक्वेशन बनाने के लिए जाओगे ना, तो ये इक्वेशन उलझ जाती है। कौन सा कन्वेंशनल तरीका? कि डाउनस्ट्रीम की स्पीड इज इक्वल टू स्पीड ऑफ बोट प्लस स्पीड ऑफ रिवर, अपस्ट्रीम की स्पीड इज इक्वल टू स्पीड ऑफ बोट माइनस स्पीड ऑफ रिवर। अब आपने वैल्यूज अज्यूम करी और आपको दे रखा है यहाँ पे कि अपस्ट्रीम की स्पीड दे रखी कोर्स अप द स्ट्रीम, ये दे रखी 84 मिनट्स की, तो आपने डी अज्यूम कर लिया डिस्टेंस को, डिवाइडेड बाय आपने स्पीड ले ली अपस्ट्रीम की कितनी, एस बी माइनस एस आर, और ये वैल्यू बन के आ जाती है 84 मिनट्स के बराबर की। इसी तरीके से अगर आप डाउनस्ट्रीम को लेके सॉल्व करोगे तो डाउनस्ट्रीम की स्पीड बन के आ जाती है डी डिवाइडेड बाय एस बी प्लस एस आर। ये अपने को दे रखा है क्या है कि दिस इज 9 मिनट्स लेस देन दे कैन रो इट इन स्टिल वाटर, तो स्टिल वाटर में कितना बन जाएगा? डी डिवाइडेड बाय स्टिल वाटर की स्पीड, यानी कि बोट की स्पीड से डिवाइड कर दोगे केवल, और -9। अब जब आप इन दोनों इक्वेशंस को देखते हो ना, तो क्या होता है यहाँ पे वेरिएबल्स की बारिश हो गई। इतने सारे वेरिएबल्स मैनेज किस तरीके से किए जाएंगे वो परेशानी हो जाती है। तो यहाँ पे इसको थोड़ा सा अनकन्वेंशनल तरीके से अपने को क्वेश्चन को सॉल्व करना पड़ता है। ठीक है, किस तरीके से सॉल्व करना पड़ता है ध्यान से सुनना। हमने कहा कि यहाँ पे
डाउनस्ट्रीम की स्पीड दे रखी है अपने को स्पीड ऑफ बोट प्लस स्पीड ऑफ रिवर, और अपस्ट्रीम की स्पीड अपने को दे रखी है एस बी माइनस एस आर। तो एक स्थिति जो ये बन के आती है वो ये कि एस, अगर मैं एस आर को देखूं, अगर मैं एस आर को देखूं तो क्या है ये है एस डी। फर्स्ट वाली इक्वेशन के हिसाब से दिस इज इक्वल टू, इसको मैं लिख सकता हूं, दिस इज इक्वल टू एस डी माइनस एस बी इज इक्वल टू एस आर। और इसी तरीके से एस आर की वैल्यू इधर के हिसाब से निकालने जाते हो तो एस बी माइनस एस यू इज ऑल्सो इक्वल टू एस आर। ठीक है, सबसे पहली चीज अपने को यहां पे ये बना, ठीक है, सबसे पहली चीज ये बनाओगे। इसका मतलब क्या हो गया कि आप इन दोनों चीजों को इक्वेट कर सकते हो। किन दोनों चीजों को इक्वेट कर सकते हो कि एस डी माइनस एस बी इज इक्वल टू एस बी माइनस एस यू, क्योंकि दोनों की वैल्यू किसके बराबर थी, एस आर के बराबर थी, स्पीड ऑफ रिवर के बराबर थी, यानी कि दोनों को इक्वेट कर दिया। इन दोनों को इक्वेट करने के बाद में क्या स्थिति बन जाती है, स्पीड ऑफ डाउनस्ट्रीम प्लस स्पीड ऑफ अपस्ट्रीम इज इक्वल टू स्पीड ऑफ बोट। ठीक है, अपने इस फॉर्मेट के अंदर क्यों बनाया इक्वेशन को, क्योंकि हमें दे रखी थी एक तो अपस्ट्रीम का टाइम दे रखा था, दूसरा अपने को स्टिल वाटर के अंदर बोट की स्पीड दे रखा, टाइम दे रखा था, और एस डी जो था, एस डी जो था वो आपको ये 9 मिनट के रिस्पेक्ट के अंदर ही दे रखा था। इस तरीके से इक्वेशन को दे रखी। ठीक है, तो अब क्या करोगे यहाँ पे इस इक्वेशन के अंदर, सबसे पहले बात करते हैं किसकी, एस डी की बात करते हैं। व्हाट इज एस डी, स्पीड ऑफ डाउनस्ट्रीम। स्पीड ऑफ डाउनस्ट्रीम क्या बन के आएगा, पहले बात करो, अपने को दे रखी थी पहले अपस्ट्रीम की दे रखी है, पहले अपस्ट्रीम की बात करते हैं, पहले एसयू को सॉल्व करते हैं। एसयू क्या है, एसयू इज नथिंग बट डिस्टेंस, आपने अज्यूम कर लिया डी होल डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ अपस्ट्रीम, सॉरी डिस्टेंस, speed of upstream will be equal to distance divided by time of upstream, that is equal to 84 minutes। ये अपने को upstream का टाइम यहाँ पे दे रखा था। ठीक है, तो एसयू की वैल्यू बन के आ जाती है d अपॉन 84। उसके बाद के अंदर डाउनस्ट्रीम देखिए क्या बनेगा, डाउनस्ट्रीम विल बी इक्वल टू डी, डिस्टेंस हो गया हमारा, और डाउनस्ट्रीम का टाइम कितना बन जाएगा, डाउनस्ट्रीम का टाइम अपने को दे रखा है कि जो भी आपका स्टिल वाटर का टाइम था, स्टिल वाटर का जो भी टाइम रहा होगा माइनस 9, ये इसने अपने को बोला। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट। अपन ने टी क्या अज्यूम किया है, टी अपन ने अज्यूम किया है दिस इज द टाइम दैट द बोट विल टेक टू गो टू कवर डी डिस्टेंस इन स्टिल वाटर, ना अपस्ट्रीम है ना डाउनस्ट्रीम है, यानी कि बोट की अपनी नॉर्मल स्पीड जो है उसके ऊपर अगर ये डी डिस्टेंस को ट्रैवल करता है तो उसको टी टाइम लगता। तो अब अगर ये डाउनस्ट्रीम जा रहा है तो अपने को बोला गया कि उससे 9 मिनट कम लगने वाले हैं, तो हमने ले लिया इसको टी माइनस 9 के बराबर। ठीक है, एंड दिस एंटायर थिंग इज गिवन टू बी इक्वल टू स्पीड ऑफ बोट। स्पीड ऑफ बोट कितनी बन जाएगी, डी डिवाइडेड बाय इसको नॉर्मल टाइम जितना लगना है दैट इज इक्वल टू टी। ठीक है, अच्छा यहां पे ध्यान रखना ये टू था ना, ये टू, अरे इस टू को मत भूलना, ये टू था भाई, ये टू। ठीक है, ये टू, जरा सी गलती हुई ना इस इक्वेशन में वापस नहीं आ पाओगे। इस इक्वेशन में यहां तक कोई गड़बड़ हो तो बताइए। ठीक है, जिसने इस तरीके से सोच लिया ना इसको, उसका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, वरना अटक जाओ। ठीक है, अगर नॉर्मल कन्वेंशनल तरीके से क्वेश्चन को बनाने की कोशिश करी, इक्वेशन को बनाने की कोशिश करी तो आप अटक जाएंगे। यहां पे ये सोच लेके आओगे तो अब इसकी खास बात क्या है, यहाँ पे ऊपर से डी लेफ्ट हैंड साइड से कॉमन आएगा और वो राइट हैंड साइड वाले से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो पूरी इक्वेशन बन जाती है 1 अपॉन टी माइनस 9। ये इक्वेशन बन गई आपकी पूरी की पूरी कितनी, 1 अपॉन टी माइनस 9 प्लस 1 अपॉन 84 इज इक्वल टू 2 अपॉन टी। ये हमारे पास में इक्वेशन बन के आ गई। ठीक है, अभी बस इसको सॉल्व करना है। इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड के ऊपर एलसीएम लिया तो 84 प्लस टी माइनस 9 होल अपॉन 84 इंटू टी माइनस 9 इज इक्वल टू 2 अपॉन टी। फर्दर दिस इज इक्वल टू टी प्लस 84 minus 9 will be equal to 75, t plus 75 whole divided by 84t minus 84 into 9 that will be equal to minus का 756। This entire thing is given to be equal to 2 by t। Further क्या हो जाएगा, this is equal to t into
t plus 75. This entire thing is equal to 2 into 84 t minus 756. Further, this is equal to t square plus 75 t is equal to, this is equal to 168 minus 756 का डबल will be equal to 6 का डबल 2, 10 और 10 5 5 10 और 11 14 और 1 15 1512. फाइनली दिस इज इक्वल टू टी स्क्वायर और ये 168t था, 168t था, तो 75 minus 168t, so this will be equal to 8 minus 5 will be equal to 3 and 16 minus 7 will be equal to minus का 93t, minus का 93t is equal to plus का 1512. this entire thing is given to be equal to 0. ये हमारी फाइनल क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन के आ गई. समझेगा? यहां तक कोई डाउट हो तो बोलिए. ये इक्वेशन अगर आपकी बन गई तो आप पहुंच जाओगे क्वेश्चन के एंड के अंदर, ठीक है, वरना नहीं पहुंच सकते. राइट, चलिए अब क्या करेंगे. अब इसको मिडिल टर्म को मेरे को स्प्लिट करना नहीं आता तो मैं इसको डिस्क्रिमिनेंट मेथड से सॉल्व करता हूं. डिस्क्रिमिनेंट मेथड के अंदर फॉर्मूला क्या है हमारा, दोनों रूट्स की वैल्यू यानी कि t1 या t2 विल बी इक्वल टू, दिस विल बी इक्वल टू माइनस का b प्लस माइनस b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a. तो इसको सॉल्व करेंगे तो माइनस b की वैल्यू बन के आ जाएगी 93 प्लस माइनस b स्क्वायर का मतलब बन के आ जाता है कितना, 93 का स्क्वायर, 93 इंटू 93, दिस इज इक्वल टू 8649 माइनस b स्क्वायर माइनस 4ac यानी कि 4 इंटू 1512 which will be equal to 6048 whole divided by 2a, that is equal to 2. Further, this is 93 plus minus, this is equal to under root of 8649 minus 6048, that is equal to 2601 whole divided by 2. Further, this is equal to 2601 होता है किसका स्क्वायर, दिस इज स्क्वायर ऑफ 51, तो 93 प्लस माइनस 51 होल डिवाइडेड बाय 2. तो हमारे जो दो टाइमिंग्स बन के आएंगे बच्चों इस कंडीशन के अंदर, पहला बन के आ जाता है 93 प्लस 51 दैट इज इक्वल टू 4 एंड 144 डिवाइडेड बाय 2 दैट इज इक्वल टू 72 मिनट्स. पहला ये t की वैल्यू याद रखना आ रही है, t की वैल्यू मिल रही है हमें ये, और दूसरा टाइमिंग आपके पास में बन के आता है 93 minus 51 that is equal to 42 upon 2 that is again equal to 21. क्वेश्चन हमसे पूछा था how long will they take to row down with the stream. डाउन का टाइम है ये अपने पास में क्या है 72 और 21, ये हमारे पास में स्टिल वाटर का टाइम बन के आया है. ठीक है, हमसे क्या बोला था डाउन द स्ट्रीम 9 मिनट्स कम लगने वाले हैं. क्वेश्चन के अंदर डायरेक्टली दे रखा है अपने को, अगर नहीं दे रखा होता तो हमें फिर से इसकी एक इक्वेशन बना के सॉल्व करना पड़ता. तो डाउन द स्ट्रीम का वैल्यू कितना बन के आएगा 72 माइनस 9 दैट इज 63 और दिस विल बी इक्वल टू 21 माइनस 9 दैट इज इक्वल टू 12, दैट इज इक्वल टू 12. तो either 63 minutes or 12, that is option number B will be marked as the answer to this question. बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन. एग्जाम के अंदर अगर ये क्वेश्चन आता है इस तरीके का कोई क्वेश्चन में आता है तो बहुत कम लोग सॉल्व कर पाएंगे. तो मैं कहता हूं कि ऐसा क्वेश्चन जो होता है ना वो आपको 1% ऊपर लेके, एक तो नहीं ज्यादा परसेंटाइल ऊपर लेके चला जाता है एग्जाम के अंदर. ऐसा क्वेश्चन जब आप कोई पकड़ लेते हो जो बाकी लोग नहीं सॉल्व कर पा रहे, आप सॉल्व कर पा रहे हो, तो आपकी परसेंटाइल के अंदर कंसिडरेबल डिफरेंस बन के आ जाता है, बशर्ते कि आप भी बाकी के क्वेश्चन जो दूसरे लोग सॉल्व कर पा रहे हैं वो सॉल्व करने की स्थिति के अंदर होने चाहिए. कोई डाउट हो तो बताइए. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7. इफ ए बी सी डी आर इन प्रोपोर्शन एंड a माइनस डी अपॉन b माइनस सी आर ग्रेटर देन और इक्वल टू x, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x. अब देखो इस क्वेश्चन में क्या करना है, यहां पे भी आप वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके करोगे क्वेश्चन. ए बी सी डी अपने को प्रोपोर्शन में दे दिए, ए बी सी डी प्रोपोर्शन में होने का मतलब कि a अपॉन बी शुड बी इक्वल टू c अपॉन डी.
तो आपने ए बी सी डी की वैल्यू अपने पास में ले ली, लेट्स से 1, ए की वैल्यू ले ली 1, बी की वैल्यू ले ली 2, सी की वैल्यू ले ली 3 और डी की वैल्यू ले ली लेट्स से 6। ठीक है, नहीं, सी की वैल्यू ले ली 3 और डी की वैल्यू ले ली 6। ठीक है, तो 1/2 और 3/6 की वैल्यू भी 1/2 के बराबर आ जाती है। तो हमसे पूछा है कि ये जो एक्सप्रेशन दे रखा था ना, a माइनस डी अपॉन बी माइनस सी, इसको ये ग्रेटर देन और इक्वल टू एक्स है, तो वो कहां तक पहुंचेगा? तो ये वैल्यू हमने रखी, सब्स्टिट्यूट करी, a की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करी 1 माइनस 2 होल अपॉन b की वैल्यू रखी आपने अगेन 2, a माइनस डी था, सॉरी a माइनस डी था, तो a दैट इज 1 माइनस 2 दैट इज माइनस डी दैट इज 6 whole upon b that is equal to 2 minus c that is minus 3. This will be equal to minus का 5 whole divided by minus का 2 minus 3 will be equal to minus का 1. So this value is equal to 5. ठीक है, तो ये 5 तो सभी से बड़ा है। इसी तरीके से आप क्या करोगे, अलग अलग वैल्यूज रख के चेक करते रहोगे। ठीक है, जब चेक करोगे तो आपको पता चलेगा इसका आंसर कितना आ रहा है। आप हमेशा 3 से ऊपर रहोगे, अलग अलग वैल्यूज यहाँ पे रख के चेक करते रहिए और आपका पास में वैल्यू बन के आएगी, आपको पता चलेगा कि ये बी से बड़ा रहेगा। ठीक है, यही मेथड अपने पास में है जिससे थ्रू आपको उसको सॉल्व करना है और कुछ अनोखा मेथड इसके ऊपर नहीं लगाना। नेक्स्ट क्वेश्चन, question number 8, if 4 examiners can examine a certain number of answer books in 8 days by working 5 hours a day, for how many hours a day would 2 examiners have to work in order to examine twice the number of answer books in 20 days? अब टाइम एंड वर्क का सिंपल क्वेश्चन है ये। क्या क्या बनेगी यहाँ पे चीजें, नंबर ऑफ पर्सन, 4 लोग काम कर रहे हैं, कैन एग्जामिन सर्टेन नंबर ऑफ नोटबुक्स, हमें नहीं पता कितनी नोटबुक्स करिए, 8 डेज के लिए काम कर रहे हैं, एक दिन के अंदर 5 आवर्स के साथ के अंदर काम कर रहे हैं और ई एफिशिएंसी के साथ में काम कर रहे हैं। अब तुमने क्या किया है, इसको कर दिया डबल, इस काम को कर दिया डबल, तो अन हाउ मेनी आवर्स अ डे would 2 examiners, number of examiners बन के आते हैं यहाँ पे 2 have to work in order to examine twice the number of copies, इसलिए मैंने इसको यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई किया है, twice the number of answer books in 20 days, into 20 days करोगे, नंबर ऑफ आवर्स अपने को पता नहीं है, एफिशिएंसी हमारी सेम बनी रहेगी ई, तो यहाँ पे ई से ई कैंसिल आउट हो जाता है और देखिए क्या कैंसिल आउट हो जाता है, 2 2s are 4 कैंसिल आउट हो जाता है, उसके अलावा कैंसिल आउट होगा 2 10s are 20 कैंसिल आउट हो जाएगा, 5 2s are 10 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो n की वैल्यू बन के आ जाती है, अच्छा 2 से 2 भी कैंसिल आउट हो जाएगा, तो n की वैल्यू बन के आ जाएगी प्यारे बच्चों 8। ऑप्शन नंबर सी विल बी मार्क्ड एज द आंसर टू दिस क्वेश्चन। ठीक है, ये तो अपने पास में टाइम एंड वर्क वाला मेथड बन के आ ही गया सॉल्व करने का, लेकिन इसके अंदर तुम्हें रेशियो प्रोपोर्शन में दे रखा था। क्यों दे रखा था रेशियो प्रोपोर्शन के अंदर, जिससे कि तुम एक चीज समझो, तुम इसका इंपैक्ट समझना शुरू करो जरा एक एक चीज के ऊपर। अगर मैं प्रोपोर्शनैलिटी से इस क्वेश्चन को सॉल्व करता हूं तो समझो बात को जरा कि पहले उसको कितनी देर लग रही थी, आपने पूछा कि नए नंबर ऑफ आवर्स कितने, हाउ मेनी आवर्स अ डे वुड 2 एग्जामिनर्स टेक, तो नंबर ऑफ आवर्स कितने थे 5। अब इसके ऊपर अलग अलग चीज के चेंज का अलग अलग फर्क पता करना, समझना बात को। अगर मेरे पास में 4 एग्जामिनर्स पहले थे, अब मेरे को दे रखे हैं, सबसे पहले मेरा काम डबल कर दो, सबसे पहले मेरा काम डबल कर दो, तो काम अगर डबल कर दिया तो मेरा टाइम कितना लगेगा, टाइम और वर्क के बीच में क्या प्रोपोर्शनलिटी रहेगी, अगर मेरा वर्क डबल होता है तो मेरा टाइम टेकन विल ऑल्सो बी डबल्ड, तो इसलिए मैं सबसे पहले तो क्या करता हूं, इसको इंटू 2 कर देता हूं कि पुराना वाला जो टाइम था वो कम से कम, अदर थिंग्स कीपिंग कांस्टेंट, कम से कम वो दोगुना तो हो ही जाएगा, कम से कम दोगुना तो हो ही जाएगा। क्यों दोगुना हो जाएगा, क्योंकि मेरा वर्क डबल हो गया है, इन ऑर्डर टू एग्जामिन ट्वाइस द नंबर ऑफ कॉपीज, तो वर्क डबल हुआ तो कम से कम टाइम तो डबल हो गई होगा। उसके बाद में क्या स्थिति बन के आई है कि आपको दे रखे थे 4 एग्जामिनर्स, अब आपके पास में 2 एग्जामिनर्स। बात को ध्यान से समझना जरा कि अगर मेरे पास में नंबर ऑफ पर्सन और टाइम के बीच में क्या रिलेशनशिप होता है, अगर मेरे नंबर ऑफ पर्सन बढ़ते हैं, अगर मेरे नंबर ऑफ पर्सन बढ़ते हैं तो मेरा टाइम टेकन इज रिड्यूस्ड, अगर मैं डबल द नंबर ऑफ पीपल लगाता हूं तो आई विल टेक हाफ द अमाउंट ऑफ टाइम टेकन, यानी कि नंबर ऑफ पर्सन के साथ के अंदर इसकी इनवर्स प्रोपोर्शनैलिटी बन के आ रही है, यानी कि मैं कर दूंगा 1/1 सो पहले लग रहे थे अपने को कितने 4 एग्जामिनर्स, अब लग रहे हैं 2 एग्जामिनर्स, तो हम कहेंगे 2 इंस्टेड ऑफ 4, 2 इंस्टेड ऑफ 4, और इनवर्स प्रोपोर्शनैलिटी है इसलिए इसको अपन ने 1/, किया है। ठीक है, अगली बात अपने को क्या बोली गई है, 8 डेज, 8 डेज आंसर बुक इन 8 डेज, और अब क्या बोल रहे हैं 20 डेज।
तो डेज के साथ के अंदर क्या प्रोपोर्शनैलिटी बन के आएगी कि अगर मेरे नंबर ऑफ डेज बढ़ रहे हैं, ठीक है, तो सेम वर्क को कंप्लीट करने के लिए अगर मेरा टाइम बढ़ा, नंबर ऑफ डेज, तो मेरे को पर डे जो काम करना है वो रिड्यूस होता चला जाएगा, ठीक है। तो अगेन इसकी इनवर्स प्रोपोर्शनैलिटी हो जाएगी, तो इसको भी अपन करेंगे क्या, 1/20 इंस्टेड ऑफ पुराने नंबर ऑफ डेज कितने दे रखे थे, 8 दे रखे। समझे क्या बात को? तो इसको अगर मैं सॉल्व करता हूं, दिस विल बी इक्वल टू 5 into 2 यहाँ पे 2 ऊपर चला जाएगा इंटू 8/20। सो दिस इज इक्वल टू 5 4 20, 5 4 20, वैल्यू बन के आती है 8। तो योर आंसर विल बी 8। ये प्रोपोर्शनैलिटी मैंने तुम्हारे को समझाने के लिए इस फॉर्मेट से क्वेश्चन बताया। एग्जाम के अंदर अपने को ऐसा जरूरत नहीं है, लेकिन हाँ इसको यूज कर सकते हो मेथड को, क्वेश्चन को तेजी से सॉल्व करने के लिए प्रोपोर्शनैलिटी के हिसाब से। वो उस कंडीशन में क्या होगा, फिर आप है ना इसको साथ के साथ सॉल्व करते हुए चलोगे कि अच्छा मेरे पास में नंबर ऑफ एग्जामिनर्स हाफ हो गए, तो पहली चीज अपने देखा ट्वाइस दी वर्क है, तो अच्छा ठीक है, मेरे को पहले 5 दिन लग रहे, 5 घंटे कर रहे थे, तो अब मैं 10 घंटे करूंगा। फिर मेरे को बोला कि अच्छा नंबर ऑफ पर्सन हाफ कर दिया, तो मैंने हाथ दो हाथ ही टाइम जो था मेरा वो डबल कर दिया, तो 5 2 10 कर देंगे। इस तरीके से आप इसको हाथों हाथ सॉल्व करते हुए चल सकते हो साथ के अंदर, ठीक है। तो ये प्रोपोर्शनैलिटी को समझना जरूरी है। कोई डाउट हो तो बोलिए यहां तक। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, इफ ए बी सी डी आर इन proportional, then a minus b upon a minus c upon a is equal to what? अगेन क्या करोगे, वैल्यूज अज्यूम कर लो अपनी मर्जी से। a की वैल्यू को ले लिया अपन ने 1, b की वैल्यू को अपन ने ले लिया 2, c की वैल्यू को अपन ने ले लिया 3 और d की वैल्यू को हमने ले लिया 6। तो उस कंडीशन के अंदर a माइनस b की वैल्यू विल बी इक्वल टू 1 माइनस 2 होल अपॉन, नहीं होल मल्टीप्लाइड बाय है इंटू a माइनस c की वैल्यू बन के आ रही है 1 माइनस 3 होल डिवाइडेड बाय a की वैल्यू बन के आ रही है 1। सो दिस एंटायर थिंग इज इक्वल टू माइनस का 1 इंटू माइनस का 2, दिस इज इक्वल दिस अपॉन 1, दिस एंटायर थिंग विल बी इक्वल टू 2। ठीक है, अब अपने को क्या करना है, अपने को ऑप्शंस रख के यहाँ पे चेक करना है कि कहां पे इसकी वैल्यू 2 के बराबर आ रही है। सबसे पहले ऑप्शन नंबर ए देखते हैं, एलिमिनेट कर देना, क्योंकि यहाँ पे तो सब कुछ ही प्लस हो रहा है, सब कुछ प्लस हो रहा है, तो ऑब्वियसली 2 के बराबर नहीं आ सकता, क्योंकि बी खुद ही 2 के बराबर है, बाकी सारी वैल्यूज जो हैं ए को छोड़ के वो सारी 2 से बड़ी हैं, तो देखते ही पता चल रहा है 2 के बराबर नहीं हो सकता। ऑप्शन नंबर बी के साथ में अगर चेक करते हैं, तो उस कंडीशन के अंदर ए प्लस डी दैट इज 1 प्लस 2 माइनस ए प्लस डी इज 1 प्लस 6 minus b that is minus 2 and minus c that is minus 3, this is equal to 7 minus 5 that is equal to 2। तो ये बराबर आ गया, तो इसका मतलब ये हमारा आंसर हो सकता है। याद रखना, मैं कह रहा हूं हो सकता है। अपने को देखना, कई बार ऐसा होता है कि कोई दूसरे ऑप्शन के ऊपर भी ये वैल्यू बराबर आ रही होती है, दूसरे पे भी, तो उस कंडीशन के अंदर क्या याद रखना है अपने को कि हम वैल्यू चेंज करके और फिर देख लेंगे, कोई और सभी वैल्यू सेटिस्फाई नहीं करेंगी, कुछ वैल्यू के ऊपर ही कोइंसिडेंटली ऐसा हो रहा होगा कि दो ऑप्शंस के वैल्यू सेम आ रही है, तो हम यहाँ पे उस कंडीशन के अंदर ए बी सी डी की जो वैल्यूज है ना वो चेंज करके और फिर चेक कर लेंगे कि कहां पे ये कंडीशन सेटिस्फाई हो। राइट, नेक्स्ट सी अगेन एलिमिनेट हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे सब कुछ ही प्लस हो रहा है, तो 2 से बड़ी ऑब्वियसली वैल्यू हो जाएगी। लास्ट आपके पास में ऑप्शन आता है डी, ऑप्शन नंबर डी को चेक करते हो, वैल्यू देखिए क्या बन के आ रही है, ए की वैल्यू बन के आ रही है 1 प्लस सी की वैल्यू बन के आ रही है 3 माइनस बी की वैल्यू माइनस 2 और डी की वैल्यू बन के आ रही है माइनस का 6। तो दिस एंटायर थिंग इज इक्वल टू 5 माइनस 8 दैट इज इक्वल टू माइनस का 3। ऑब्वियसली 2 के बराबर नहीं है, डी इज नॉट द आंसर। तो केवल ए की वैल्यू सेटिस्फाई हुई है, तो ऑप्शन नंबर बी को ही सिर्फ आप अपना आंसर इस कंडीशन के अंदर मार्क करेंगे। कोई डाउट हो तो बोलिए। ठीक है, आपको थोड़े क्वेश्चंस के बाद अपने भी समझ में आ जाएगा कि कहां पे मुझे सारे ऑप्शंस को चेक करना है, कहां पे नहीं करना, अपने भी समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, इन अ मिक्सचर ऑफ 40 लीटर्स द रेशियो ऑफ मिल्क एंड वाटर इज 4:1 फाइन। ठीक है, सबसे पहले मिल्क की वैल्यू बन के आ जाती है, हाथों हाथ सॉल्व करते हुए चलो 8, और वाटर की वैल्यू बन के आ जाती है, नहीं सॉरी, मिल्क की वैल्यू बन के आ जाती है, वाटर की वैल्यू बन के आ जाती है 8 और मिल्क की वैल्यू बन के आ जाती है 32। हाउ मच वाटर मस्ट बी एडेड टू दिस मिक्सचर सो दैट द रेशियो ऑफ मिल्क एंड वाटर बिकम्स 2:3। ये तो खूब सारे क्वेश्चन अपन सॉल्व कर चुके हैं, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत ही नहीं होनी चाहिए। अपने को वाटर ऐड करना है, वाटर ऐड करना है, तो हमने कहा x ऐड कर दिया। तो अब आपको बनाना है 32/8 प्लस x की वैल्यू
2/3 के बराबर सॉल्व करते हैं तो 3 2 6, 3 3 9, 8 2 16, 2x, दिस वैल्यू इज इक्वल टू 80 इज इक्वल टू 2x, तो x की वैल्यू बन के आ जाती है 40 लीटर्स। ऑप्शन नंबर सी विल बी मार्क्ड एज द आंसर टू दिस क्वेश्चन। कोई डाउट हो तो बोलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, question number 11, if a varies as c and b varies as c, then which of the following is false? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको इंट्रिकेसी समझ में आएगी। ये सारी देखना, ये प्रोपोर्शनैलिटी के साइन है, ये प्रोपोर्शनल, ठीक है, ये प्रोपोर्शनैलिटी के साइन है। तो अपने को क्या बोला है कि a वेरीज एज c, क्या मतलब हुआ इस बात का, a वेरीज एज c, तो इसका मतलब मैं a इज इक्वल टू m इंटू सी लिख सकता हूं। ठीक है, हमने सीखी हुई प्रोपोर्शनैलिटी वाली चीज की, प्रोपोर्शनल का साइन हटाओगे उसकी जगह पे इक्वल्स टू का साइन रख दोगे, तो a इज इक्वल टू उस कांस्टेंट की वैल्यू हमने ले ली कितनी, लेट्स से यहाँ पे m के बराबर ले लिया। अगली बात अपने को बोली गई है b वेरीज एज c, विच मींस b इज इक्वल टू n इंटू c, राइट। अब क्या करना है अपने को, देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज फॉल्स। सबसे पहले ऑप्शन नंबर ए देखो, ऑप्शन नंबर ए अपने को बोलता है a प्लस बी की इज प्रोपोर्शनल टू सी। जरा देखिए, दिस विल बी इक्वल टू, अपन ने वैल्यू उठाई यहां से वैल्यू उठाई, तो दिस इज इक्वल टू m इंटू सी प्लस n इंटू सी, विच मीन्स दिस इज इक्वल टू m प्लस n इंटू सी, m प्लस n इंटू सी। और अब m और n क्या थे, कांस्टेंट थे, m और n थे हमारे पास में कांस्टेंट। इसका मतलब कि a प्लस बी इज इक्वल टू इस कांस्टेंट की वैल्यू लेट्स से c। अब उल्टा भी तो सोच सकते हैं अपन जब यहां से यहां पे जाते हैं, हम जब कहते हैं कि a इज प्रोपोर्शनल टू b एंड a इज इक्वल टू k इंटू b, तो अगर अपने को ये दे रखा है तो हम यहां से यहां पे भी तो जा सकते हैं, तो बिल्कुल जा सकते हैं। इसका मतलब a प्लस बी इज प्रोपोर्शनल टू c, तो पहला वाला ट्रू है, पहला वाला ऑप्शन ट्रू है। अपने को बताना है इसमें से फॉल्स कौन सा है। नेक्स्ट देखिए ऑप्शन नंबर बी बोलता है a माइनस बी, दैट इज a माइनस बी इज इक्वल टू m इंटू सी माइनस n इंटू सी, सो दिस विल बी इक्वल टू c, कॉमन निकाल लिया और ये वैल्यू बन के आ जाती है m माइनस n। अगेन m और n दोनों कांस्टेंट, तो m माइनस n भी कांस्टेंट होगा, विच मींस a माइनस बी इज प्रोपोर्शनल, a माइनस बी इज प्रोपोर्शनल, अरे देखो जल्दी मैं क्या लिख रहा हूं, a माइनस बी इज प्रोपोर्शनल टू c। ठीक है, अपने को दे क्या रखा है यहाँ पे, अपने को दे रखा है a माइनस बी इज प्रोपोर्शनल टू 1/c, विच मींस ये फॉल्स हो जाता है। अपने को फॉल्स ही आइडेंटिफाई करना था, तो ये ऑप्शन नंबर बी इज द आंसर टू दिस क्वेश्चन। अब जस्ट फॉर द सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग मैं तुम्हें बताता हूं सी और डी की स्थिति क्या बन के आ रही है। सी और डी की स्थिति को देखिए, सी विल बी इक्वल टू रूट ए, ऑप्शन नंबर, अच्छा ऑप्शन नंबर सी कह रहा है, ऑप्शन नंबर सी के अंदर क्या बन के आ रहा है, रूट ए बी। रूट ए बी का मतलब क्या हो जाएगा, रूट ए बी इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ m इंटू सी इंटू n इंटू सी, सो दिस इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ m इंटू n, और c का स्क्वायर बन जाएगा तो बाहर आके वो बन जाएगा c खाली। ठीक है, c स्क्वायर, m इंटू n और c स्क्वायर होगा तो c स्क्वायर बाहर आके बन जाएगा c। तो रूट ए बी इज प्रोपोर्शनल टू, रूट ए बी इज प्रोपोर्शनल टू c, इज प्रोपोर्शनल टू c, तो ऑप्शन नंबर सी भी करेक्ट है, ट्रू है, मतलब करेक्ट नहीं है, ट्रू है, राइट। और इसी तरह से ऑप्शन नंबर डी को देखिए जरा, ऑप्शन नंबर डी कह रहा है a इंटू बी, दिस विल बी इक्वल टू m इंटू सी इंटू n इंटू सी, विच मीन्स ए बी इज इक्वल टू m इंटू n c स्क्वायर, तो m इंटू n अगेन कांस्टेंट वैल्यू बन के आ गई, इसका मतलब a इंटू बी इज प्रोपोर्शनल टू c स्क्वायर, तो ऑप्शन नंबर डी अगेन इज ट्रू। तो आंसर क्या हो जाएगा, अपना बताना था फॉल्स कौन सा है इसके अंदर, तो बी, ऑप्शन नंबर बी विल बी मार्क्ड एज द आंसर टू दिस क्वेश्चन। कोई डाउट हो तो बोलिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था इंट्रिकेसीज को समझने के हिसाब से। क्वेश्चन नंबर 12, इफ 3 numbers are in the ratio 1:2:3 and half the sum is 18, then the ratio of squares of the number is what? Simple सा क्वेश्चन है बिल्कुल। Let the 3 numbers be what? X,
2x एंड 3x, इनका सम अपने को बता रखा है कितना, 18 के बराबर बता रखा है। सो दिस इज इक्वल टू 6x इज इक्वल टू 18। इसका मतलब x की वैल्यू बन के आ जाती है 3, विच मीन्स हमारे नंबर क्या क्या हो जाएंगे, पहला नंबर है x दैट इज 3, दूसरा नंबर है 2 इंटू 3 दैट इज इक्वल टू 6, तीसरा नंबर है 3 इंटू 3 दैट इज इक्वल टू 9। हमें बताना है क्या इनके स्क्वायर का रेशियोज, तो 3 का स्क्वायर विल बी इक्वल टू 9, 6 का स्क्वायर विल बी इक्वल टू 81 एंड, गलती कर रहे हैं कोई, हाँ गलती कर रहे हैं, देन द रेशियो ऑफ स्क्वायर्स ऑफ द नंबर्स विल बी व्हाट, पहला नंबर था हमारे पास में सम इज 18, तो x 2x 3x दिस इज इक्वल टू 6x इज इक्वल टू 18, x की वैल्यू बन के आ जाती है 3 हमारे पास में, x की वैल्यू हमारे पास में 3 बन के आ गई ना, 6 x 2x 3x, अच्छा अरे रे 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 देखो क्या बोल रखा है, हाफ द सम इज 18, देखो जल्दबाजी में कर रहे हैं गलती, हाफ द सम इज 18 यानी कि पूरा का पूरा नंबर कितना है भाई, पूरा का नंबर है 36। सो 6x इज इक्वल टू 36, x की वैल्यू कितनी बन के आ जाती है 6 के बराबर, तो हमारे नंबर्स क्या क्या बन गए, पहला नंबर हो गया 6, दूसरा नंबर हो गया 2 इंटू 6 दैट इज 12, तीसरा नंबर बन जाएगा 18। इनके स्क्वायर का रेशियोज बताना है, इसका स्क्वायर हुआ 36, इसका स्क्वायर हुआ 144, 18 का स्क्वायर होता है 324। इसने डायरेक्टली इसकी वैल्यू दे रखी है, कुछ भी कैंसिल आउट किए बिना, ऑप्शन नंबर सी विल बी मार्क्ड एज द आंसर टू दिस क्वेश्चन। कोई डाउट हो तो बोलिए, सिंपल वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी थी और कुछ भी नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, the ratio between two numbers is 3:4 and the LCM is 180, the first number is what, देखिए इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, let the numbers be 3x and 4x, 3x and 4x, तो उनका LCM कितना हो जाएगा, their LCM will be equal to, their LCM will be equal to 3 और 4 का LCM that is equal to 12 into x, समझ गए, जो फैक्टर है ना वो अपन के एलसीएम से मल्टीप्लाई कर देंगे, x का फैक्टर था तो वो 3 और 4 के एलसीएम के साथ में मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये आ गया एलसीएम इज इक्वल टू 12x, राइट। नाउ दिस एंटायर वैल्यू इज गिवन टू बी इक्वल टू, देखिए यहाँ पे ये दे रखा है 180 के बराबर का, सो x की वैल्यू विल बी इक्वल टू 180 डिवाइडेड बाय 12 दैट इज इक्वल टू 12 1 जार 12 एंड 12 5 जार 60, नहीं हाँ 12 1 जार 12 12 5 जार 60, 15 वैल्यू आ गई इसकी, which means हमारे नंबर कितने हो गए, 3 into 15 that is equal to 45 and 4 into 15 that is equal to 60, तो 45 and 60, तो अपने को पूछा है कि भैया पहला नंबर बता दो कौन सा है, पहला नंबर कौन सा, ये वाला, that is equal to option number B will be marked as the answer to this question। कोई डाउट हो तो बोलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, question number 14, A and B are two alloys of argentum and brass prepared by mixing metals in the ratio 7:2 and 7:11 respectively. If equal quantities of the two alloys are melted to form equal quantities को आपने mix किया है to form third alloy C, then the proportion of argentum and brass in C will be what। ऐसे खूब सारे क्वेश्चन हमने इससे पहले वाले लेवल के ऊपर किए हुए हैं। आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले क्वांटिटी अज्यूम करनी है which is going to be the LCM of 7 प्लस 2 एंड 7 प्लस 11 दैट इज 9 और 18 का एलसीएम। तो आपने कहा कि भैया दोनों अलॉयज जो थे वो 18 केजीज के थे। पहले वाले के अंदर देखिए अर्जेंटम की वैल्यू कितनी बन के आ जाती है, 7/9 ऑफ 18, 7/9 ऑफ 18 दैट इज इक्वल टू 9 2 जार 18, 7 2 जार 14। और इसी तरीके से ब्रास की वैल्यू कितनी बन के आ जाती है, दिस विल बी इक्वल टू, ये फर्स्ट वाले की बात कर रहे हैं, ये फर्स्ट वाले की, ये अर्जेंटम की वैल्यू बन के आई और ब्रास की वैल्यू बन के आ गई रिमेनिंग वैल्यू 18 माइनस 14 दैट इज इक्वल टू 4। इसी तरीके से दूसरे वाले की जब आप बात करते हो 7/11, तो अर्जेंटम की वैल्यू बन के आ जाती है 7/18 ऑफ 18 दैट इज इक्वल टू 7 और ब्रास की वैल्यू बन के आ जाती है इसी तरीके से 11/18 ऑफ 18 दैट इज अगेन इक्वल टू 11, राइट। अब अपने को पूछा अर्जेंटम और ब्रास थर्ड के अंदर कितना बनेगा कुल मिला के, तो अर्जेंटम की वैल्यू देखिए 14 प्लस 7 दैट इज इक्वल टू 21 और ब्रास की वैल्यू, दिस इज अर्जेंटम और ब्रास की वैल्यू इज इक्वल टू 4 प्लस 11 दैट इज इक्वल टू 15। सॉल्व करने के ऊपर 3 7 21,
3 5s are 15, 7 is to 5. That is option number C will be marked as the answer to this question. कोई डाउट हो तो बोलिए. मिक्सचर्स एंड एलिगेशंस के अंदर, उसके अलावा रेशियो प्रपोर्शन के लेवल ऑफ डिफिकल्टी 1 जो हमने किया था वार्म अप लेवल हमारा, उसके अंदर हमने कुछ क्वेश्चन किए हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15. आज की क्लास के लिए लास्ट क्वेश्चन देख रहे हैं. इफ 30 men working 7 hours a day can do a piece of work in 18 days with E efficiency, in how many days will 21 men working 8 hours a day do the same work? N into E यहां पे भी आएगा, E के साथ में E कैंसिल आउट हो जाएगा. उसके अलावा क्या कैंसिल आउट हो रहा है? 7 3s are 21 कैंसिल आउट हो रहा है, 3 10s are 30 कैंसिल आउट हो रहा है, और उसके अलावा क्या कैंसिल आउट हो रहा है? देखिए 2 4s are 8, 2 9s are 18, उसके अलावा 2 2s are 4 and 2 5s are 10. So this entire value is equal to what? 45 divided by 2, that is 22.5. Option number B will be marked as the answer to this question. नाउ इस क्वेश्चन के अंदर भी वो प्रोपोर्शनलिटी वाली चीज जो तुम्हें बताई थी, इसे मिलते जुलते क्वेश्चन के अंदर वो चीज काम करती है. यहाँ पे अपने बोला था इन हाउ मेनी, क्वेश्चन पूछ कर रहा है हाउ मेनी डेज, नंबर ऑफ डेज की बात हो रही है. नंबर ऑफ डेज पुराने वाले कितने दे रखे थे? 18 दे रखे थे, 18 दे रखे थे. अब क्या किया है? 30 मैन पहले काम कर रहे थे, अब कर रहे हैं 21 मैन काम. तो नंबर ऑफ मैन विल बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द टाइम टेकन. तो अब अपने पास में हो जाएगा 1/21 इंस्टेड ऑफ 30 मल्टीप्लाइड बाय, इसी तरीके से 8 आवर्स अ डे काम करो. पहले 7 आवर्स अ डे काम कर रहे थे. एक दिन में जितनी ज्यादा आवर्स के लिए काम करोगे उतना कम नंबर ऑफ डेज लगने वाले हैं, यानी कि अगेन इनवर्सली प्रोपोर्शनल ये चीज भी. तो आप बात कर रहे हो कितना? 8 इंस्टेड ऑफ 7. और कोई चीज के अंदर कोई चेंज नहीं है. अमाउंट ऑफ वर्क हमारे पास में बराबर था. इसको सॉल्व करने के लिए जाते हो तो 18 इंटू 30 अपॉन 21 इंटू 7 अपॉन 8. सॉल्व करने के ऊपर 7 3s are 21, 3 10s are 30, उसके अलावा 2 4s are 8, 2 5s are 10, 2 2s are 4, 2 9s are 18. Again this is equal to 45 by 2, that is 22.5. Option number B will be marked as the answer to this question. यहीं पे रोकेंगे हम लोग आज की इस क्लास को. कंटिन्यू करते हैं इसके आगे क्वेश्चंस के साथ में नेक्स्ट क्लास के अंदर.